ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार है। लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले प्रशांत, जरा बताइए कान्हा की नगरी में कैसे होली बनाई जाती है? क्या आप वहां पे गए हो कभी? बिल्कुल। और एक दौर में जब मैं फील्ड रिपोर्टर हुआ करता था तो मुझे याद है कि मथुरा और वृंदावन जो कृष्ण की नगरी है, सबसे खास बात अंश पता है क्या है कि मथुरा और वृंदावन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पर जो होली है ना, उसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। अच्छा। हम और आप एक दिन होली खेलेंगे, एक दिन खेलेंगे, एक दिन पहले। लेकिन अगर हम बात करें मथुरा और वृंदावन की, तो वहां 40 दिन तक होली खेली जाती है। और इस होली का स्वरूप अलग अलग होता है। कैसे? अब वहां पे बरसाने में लठमार होली होती है, फूलों की भी होली होती है। मतलब आप कल टीवी के सामने बैठिए और तमाम जो दृश्य देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे खास बात है कि जैसे मैंने कहा कि 40 दिन तक ये जो होली है उसमें अलग अलग तरीके से होलियां मनाई जाती है। लठमार होली, मतलब ये लठमार मतलब क्या? मतलब पिटाई होती है वहां पे? लठमार जो ग्वालियां होती हैं और जो वहां के महिलाएं होती हैं, वो वहां के गोपियों, मतलब ऐसे माना जाता है कि वो गोपियां हैं को मारती और हैं। उनके वो बचते हैं और उनके ऊपर लठ बरसाए जाते हैं और उसके साथ रंग गुलाल ये सब उड़ते हैं और बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। और न सिर्फ मथुरा वृंदावन, बनारस की भी होली का एक अलग रंग है। काशी विश्वनाथ के दरबार में एक अलग तरह की, आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये वो शायद बीच में वहां का ही हम क्लिप चला रहे हैं। तो तमाम चीजें। और सबसे अच्छी बात है कि होली सब गिले शिकवे भूल के गले लगने का और एक दूसरे को के साथ अच्छे पकवान, रंगों भरे उत्सव को मनाने का, तो यही तमाम चीजें रखनी है। लेकिन जैसे होली के रंग में कई बार भंग पड़ जाती है, वैसे ही मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट का माहौल खराब कर देती हैं। अब आप देखिए, ईटी नाउ स्वदेश ने जो मुहिम चलाई, अब लगातार वो धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जी हां, एजीएस ट्रांजैक्ट, जी हां, सबसे पहले आपके चैनल ईटी नाउ स्वदेश ने इसे लेकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया और लगातार हम सवाल उठाते रहे कि ये जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं, तमाम जो लिक्विडिटी की समस्या चल रही है, ये बार बार हम सवाल पूछते रहे, बार बार रेगुलेटर्स से एक्शन लेने को कहते रहे। और अब देखिए किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। बदल इसलिए रही हैं क्योंकि लिक्विडिटी की समस्या अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। जी हां, एजीएस ट्रांजैक्ट में लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है उसका अब धीरे धीरे तमाम स्तर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि अब बैंकों को एटीएम वापस किए जा रहे हैं। लिक्विडिटी की समस्या इस स्तर पे आ चुकी है और साथ ही जो 50% एटीएम है वो एजीएस ने बैंकों को वापस दिए हैं ताकि वो बेहतर तरीके से, क्योंकि आप एटीएम पर पहुंच रहे हैं और वहां आउट ऑफ कैश, ये एक समस्या सर्विस के तौर पर सामने आ रही है। और याद रखिए, एजीएस ट्रांजैक्ट पर लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि एक्शन आखिर क्या हो रहा है। अंजलि मेरी सहयोगी एक रिपोर्ट आप तक लेकर आ रही हैं, जरा वो सुन लेते हैं। अंजलि, एजीएस ट्रांजैक्ट के जो एटीएम है वो ठप हो गए हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट जो है वो मुश्किल में है और 50%, जैसा मैंने बताया, 50% एटीएम बैंकों को वापस दिए हैं एजीएस ने। और अंजलि की रिपोर्ट जरा अब रेडी है, जरा वो देख लेते हैं। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट ने अपने कुछ लोन पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करने के बाद इस कंपनी में काफी लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिला था, जिसमें कई सारे लोन रीपेमेंट्स जो थे उस पर वो डिफॉल्ट कर चुके थे। एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग उनके क्रेडिटर ने उन पर शुरू कर दी है। इसके साथ कई सारे एम्प्लॉइज की सैलरीज कई महीनों तक दी नहीं गई थी। लैंडलॉर्ड्स को रेंट ये कंपनी अपने एटीएम जिन जगहों पर ये लैंडलॉर्ड्स के थ्रू चलाते थे उन लैंडलॉर्ड्स को भी रेंट नहीं दिया गया था। कई सारे स्टैट्यूटरी पेमेंट्स पर भी डिफॉल्ट होने की वजह से अब एजीएस ट्रांजैक्ट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, जिसमें उनके जो एटीएम ऑपरेशंस है इन पर एक हॉल्ट आ चुका है।
एजीएस ट्रांजैक्ट सितंबर 2024 की बात करें तो पूरे भारत में 70,000 से ज्यादा एटीएम्स और सीआरएम्स चला रहा था कई सारे बैंकों के लिए, जिसमें है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे कई सारे बैंक्स के लिए ये एटीएम्स इंस्टॉल करते थे, मैनेज करते थे। अब इन सारी एटीएम ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स इन एटीएम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पीछे ऐसा ही एक एसबीआई का एटीएम ब्रांच है जहां पर अब शटर लग चुका है, जिसपे लिखा है कि आप दूसरे एटीएम्स अब यूज कर सकते हैं। इसके बाद बैंक्स के लिए दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो उन्हें सॉल्व करनी होगी। एक तो इन एटीएम्स में फंसे हुए अपने पैसों को बैंक्स को निकालना होगा। कल आई हुई एक प्रेस नोट में एजीएस ट्रांजैक्ट ने कहा है कि 50% उनके सारे एटीएम्स को उन्होंने बैंक्स को वापस माइग्रेट कर दिया है, जिससे बैंक्स को अपना कैश एक्सेस करने के लिए आसानी होगी और बाकी भी एटीएम्स को वापस बैंक्स पर माइग्रेट किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बैंक्स को फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड पेमेंट्स नहीं दिए गए हैं उन लोगों को शायद पे करना पड़े ताकि वो अपने कैश को इवैक्यूएट कर सके उन एटीएम्स में से। और अगर कुछ ओईएम जो कि एटीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन लोगों को भी अगर एजीएस ट्रांजैक्ट ने कुछ पेमेंट्स ना किए हो तो भी हो सकता है कि वे भी अपने एटीएम्स में से बैंक्स को पैसे ना निकालने दे। इसलिए ये कुछ इश्यूज है जो कि बैंक्स को सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा सर्विसेज को वापस शुरू करने के लिए दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन सभी बैंकों को साइन करने होंगे और उन्हें ये भी समझना होगा कि इसमें कुछ टेम्परेरी पैसे बैंक्स की तरफ से लग सकते हैं, क्योंकि अगर नए सर्विस प्रोवाइडर्स ने हायर पेमेंट्स पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तो वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम बैंक्स के लिए हो सकती है। तो अभी इन्हीं दो चीजों पर बैंक्स काम कर रही है। जैसे हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पता चला है कि अपने 75 एटीएम्स के लिए उन्होंने एक नया सर्विस प्रोवाइडर साइन कर लिया है और इसी तरीके से बाकी बैंक्स भी अब बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ मुड़ रहे हैं, जिससे कि उनके कस्टमर्स को सर्विसेज में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस खबर को इतने विस्तार रूप से बताने के लिए। अब एजीएस ट्रांजैक्ट का अगर शेयर प्राइस भी देखे तो कुछ समय पहले 50 पे था, अब 15 पर भी नहीं टिक पा रहा, उसके भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 70% से ज़्यादा टूट चुका है शेयर। तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन रेगुलेटर की तरफ से भी एक एक्शन आना चाहिए, इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शो में, और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सचिन नमस्कार, और आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल बाजार देखें तो पिछले एक हफ्ते में बाजार भी खूब होली खेल चुका है। लाल निशान दिख रहा था, अब थोड़ा हरा निशान दिख रहा है, लेकिन ये जो 22,600 का मार्क है वहां पे हम देख रहे हैं पिछले 6 सेशन से थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे रुक रहा है, लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आज देखें तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक में थोड़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है 0.4-0.5% की। तो जरा एक बाजार पर आउटलुक बता दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। गुड मॉर्निंग अंश जी, एंड आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड वेल अगर मार्केट की बात करें यहाँ पे, सो डेफिनेटली 22,650 22,700 वो एक इमीडिएट सप्लाई जोन बना हुआ है, और अराउंड दैट लेवल से ही कंटिन्यूसली जो है वो टॉप से सेलिंग प्रेशर्स हावी होता हुआ नजर आता है। बट एक अच्छी चीज ये है कि लोअर साइड में बेस बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, और निफ्टी पर स्पेसिफिकली अगर फोकस करें तो करीब 22,300 22,400 वो अच्छे एक लेवल्स जो है वो एज एन सपोर्ट एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रायर डे पर भी हमने देखा 22,300 के आसपास से एक अच्छा रिकवरी मूव वापस से लौटता हुआ नजर आया और सस्टेन्ड होता हुआ नजर आया। प्रायर डे पर भी निफ्टी 22,470 480 के आसपास में, आज भी 22,500 के आसपास में जो है वो निफ्टी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है 22,300 22,400 एक अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं, और जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड में जो इमीडिएट हर्डल 650 और 700 के आसपास में वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आएगी। सो यहाँ पर अभी के लिए एक पेन एरिया, एक सप्लाई जोन 22,650 700 के
आसपास जरूर है, बट जिस तरीके से लोअर साइड से मार्केट सस्टेंड होता हुआ नजर आ रहा है, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये अपसाइड मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे। वहीं अगर बैंक निफ्टी पर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड में 48,700 800 वही एक इमीडिएट हर्डल है, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते ही 49,500 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज है। लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट्स 48,000 के आसपास में फॉलोड बाय 47,800 वो लेवल्स पर बने हुए हैं, और जब तक ये सपोर्ट्स यहां पर भी होल्ड हो रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड की है। बायस पॉजिटिव है जब तक सपोर्ट्स होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है राय आपको इंडेक्स स्तरों पर मिलती हुई। और इस बीच हमारे साथ रैली गेट ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। राजेंद्र प्रसाद अटल ने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर हैं और इनका बाइंग प्राइस है 95 का। बताइए क्या करना चाहिए, अच्छा खासा नुकसान यहां पर हो रहा है। अजीत जी। शुक्रिया प्रशांत। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, ईटी नाउ स्वदेश के सारे व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अटल जी को मेरा ये कहना होगा कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ टाइम से थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में भी, और उसकी तरह जैसे अगर हम बात करें तो एनबीसीसी में भी एक रीबाउंड का अटेम्प्ट दिखा है, जहां पे कि स्टॉक ने एक 72 तक के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद अपने मीडियम टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ टाइम आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, और जब भी आप इसमें 82 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर एक बार को जो इनका बाइंग एरिया है वहां पे ये स्टॉक आपको नजर आता हुए शायद ट्रेड करते हुए नजर आ जाए 90 के अराउंड। तो उन एरियाज के पास मेरी रिकमेंडेशन होगी निकलने के लिए, क्योंकि जस्ट एक रीबाउंड है अभी मार्केट में, अपने को पता नहीं है कि और कितने डाउन लेग्स हैं। तो इस रिकवरी को यूटिलाइज करना है आपको एग्जिट करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक रीबाउंड आए ही, तो नीचे के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे 74 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। अगर वो ब्रेक होता है तब भी आपको एक बार निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अजय जी की तरफ से इंपॉर्टेंट लेवल्स एनबीसीसी पे आते हुए आपको, तो चलिए यूट्यूब से भी सवाल ले लेते हैं, वहाँ से आते रह रहे सवाल। तो ये सवाल राज का है बजाज हाउसिंग पर, और ये 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 150 के भाव से। तो सचिन जी आपके पास ही आना चाहूँगा, ज़रा ये स्टॉक देखिए और बताइए कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। 150 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक 20% से ज़्यादा टूट चुका है। इस साल का मूव देखे तो काफ़ी साइडवेज में नज़र आ रहा है, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब जहाँ पर है वहाँ पे काइंड ऑफ एक मीडियम बना हुआ है। तो यहाँ पे बताएं आपकी क्या राय बन रही है। जी बिल्कुल अंशी, वेल बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है टेक्निकली यहाँ पर चेक करने के लिए, बट ये जैसे कि आपने बोला कि एक मीडियन बना हुआ है, सो पिछले लास्ट अगर हम देखें 4 to 5 वीक से, सो एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन दी हायर साइड में एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, विच इज नियर अराउंड 124। सो 124 के ऊपर स्टॉक का जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम देखें तो 110 के आसपास के एक इमीडिएट सपोर्ट्स भी बने हुए हैं, और मुझे लगता है ये रेंज जब तक पास नहीं होती है तब तक स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज ही चलेगा। 123-24 अगर ये लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 130-135 तक के लेवल्स को चेस करने की। और लोअर साइड में अभी के लिए पोजीशंस अगर होल्ड करते हैं तो करीब 108 ये एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा। 108 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए, जैसे ही 123-24 के लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपको राय मिलती हुई सचिन जी की तरफ से। आदिल मलिक हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है एशियन पेंट्स को लेकर, और उनका सवाल यह है कि एशियन पेंट्स को जो है वो इन स्तरों पर क्या और ज़्यादा ऐड करना सही रहेगा। वैसे 451 के हिसाब से इन्होंने 100 शेयर पहले से लिए हुए हैं, और ये जानना चाहते हैं कि किन स्तरों पर और ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अजीत बताएं क्या राय बन रही है आपकी। प्रशांत, सबसे पहले तो कि इतने नीचे के स्तर पे इन्होंने बाय किया और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनका विश्वास है कंपनी में। नो डाउट पेंट काउंटर्स में काफी हद तक चैलेंजेस देखने को मिले, जब बीच में अभी क्रूड में रफ्तार पकड़ी थी, अब वो थोड़ी थोड़ी सबसाइड हो रही है, बट कंपटीशन चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इन्हें सबड्यूड परफॉर्मेंस रही है मोस्ट ऑफ दी पेंट काउंटर्स में। तो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने देखा है कि
क्रूड में जो डिप आया है इसकी वजह से एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला है स्टॉक में, क्योंकि इनका बहुत लंबी अवधि का नजरिया है, मींस काफी लंबे टाइम से, मैं अगर सही कह पा रहा हूँ तो शायद 2012 से ये इन्वेस्टेड है, 2012-13 के जोन से। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, बिकॉज हो सकता है इनको थोड़े से और बेटर लेवल्स मिल जाएं। एक बार को 2000 के पास के लेवल्स करीब 10% और नीचे अगर ये मिलता है तब, या फिर एक बार को रिकवरी के केस में 2600 के ऊपर निकले तब। अदरवाइज ये टाइम करेक्शन में काफी लंबे टाइम के लिए भी और स्पेंड कर सकता है। तो मेरी राय होगी कि अभी वेट एंड वॉच में रखिए। टेन वॉच यहाँ पर रखना होगा और तमाम लेवल्स जो बताए गए उनका ध्यान रखिए। लेकिन इसी बीच अजित जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नज़र डालिए। यहाँ पर अगर आज देखें तो वैसे तो सिर्फ 0.3% की ही बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से देखें तो इसमें बिकवाली काफ़ी होती हुई दिख रही है। अगर 52 वीक हाई से देखें तो वहाँ से तो कुछ 21-22% गिर चुका है। खासकर यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पर बताइए, आपकी क्या राय बनती है? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पर जब हम मार्केट की कवरिंग की बात कर रहे थे, रिबाउंड की बात करते हैं, तो दो सेक्टर बेसिकली जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट में, कंसिडरिंग देयर वेटेज, बैंकिंग और आईटी। तो इस पूरी करेक्शन में एक टाइम ऐसा था कि केवल ये दो सेक्टर थे जहां पे कि आपको एक स्ट्रेंथ, कंपैरेटिवली हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही थी कि ये कम गिर रहे थे। बट पिछले करीब 3-4 हफ्तों से आईटी में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, खासतौर से आईटी मेजर्स जो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उसने जो टेक्सचर था आईटी इंडेक्स का वो गड़बड़ा दिया है, क्योंकि 37,000 का जोन था आईटी इंडेक्स में जहां पे कि 100 ईएमए प्लेस थी, और साथ ही साथ इनके जो प्रीवियस कंसोलिडेशन का जो नेकलाइन एरिया था वो भी। तो वो दोनों ही लेवल्स को ब्रेक कर देना, और इस वीक भी करीब 4.5% के कट के साथ अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो इंडिकेशन है कि शायद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आपको अभी प्रेशर कंटिन्यू होते नजर आए और अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। तो एज अ ट्रेडर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको अवॉइड करना है आईटी में बाय करने के लिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली आप इस करेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट क्वालिटी नेम्स, लार्ज कैप वाले जो है आपके एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सब बड़े नामों में। बट शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है कोई भी लॉन्ग पोजीशन आईटी काउंटर्स में। तो ये है रणनीति आपको विस्तार से मिलती हुई इस वक्त आईटी सेक्टर पर। चलिए एक बार फिर से लेकर आते हैं, जैसा हम लगातार आपसे वादा कर रहे हैं कि ईटी नाउ स्वदेश अपने निवेशकों को किसी भी गलती होने से पहले रोकेगा। जी हां, और ईटी नाउ स्वदेश जो एक्सरे सेगमेंट है जिसमें हम आपको सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने आंख कान खुले रखने को कह रहे हैं, उसके में एक और स्टॉक की आज चर्चा। ईटी नाउ स्वदेश एक्सरे में आज हमारा फोकस है इंडस्विफ्ट और ट्रू कैप फाइनेंस पर। दोनों शेयरों में क्या चल रहा है, आखिर क्यों हम इसका एक्सरे कर रहे हैं? शरद दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए कि आखिर आपकी फाइंडिंग्स यहां पर क्या है? बिल्कुल, ये बहुत चिंताजनक फाइंडिंग्स आई हैं दोनों कंपनीज को लेके। एक फार्मा कंपनी है इंडस्विफ्ट लैब्स और दूसरा एक एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है ट्रू कैप फाइनेंस। दोनों ही कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग्स आ रहे हैं। देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर जो ट्रू कैप फाइनेंस के हैं उनका होल्डिंग भी जो है आप देख सकते हैं इंडस्विफ्ट लैब्स में देखने मिल रही है। और इसकी जो पूरी जाँच हमने की, फिर हमने जो है सवाल रखा दोनों कंपनी के पक्ष में, और इंडस्विफ्ट लैब्स ने तो जवाब भी नहीं दिया। और ये 6 से लेकर 8 महीने तक जो है हमने उन्हें चेस किया और अभी तक भी उनका जवाब नहीं आया है। अगर हम इशू की बात करें तो इंडस्विफ्ट लैब्स लगभग 6% स्टेक होल्ड करती है ट्रू कैप फाइनेंस में, जिनका प्रमोटर्स का नाम है विल्सन होल्डिंग प्राइवेट। और वही विल्सन होल्डिंग जो ट्रू कैप फाइनेंस के प्रमोटर्स है उनके पास लगभग 10% स्टेक एक इंडस्विफ्ट लैब्स में है। तो कोई सेंस नहीं बनता कि एक एनबीएफसी कंपनी का स्टेक जो है एक फार्मा कंपनी रखा है और एक फार्मा कंपनी का स्टेक एक एनबीएफसी रखा है। इसका माजरा क्या है? अब ऑफ कोर्स देखें तो इंडस्विफ्ट लैब्स में लगभग 27 डील्स देखने मिले थे जुलाई 2024 से। पर ये डील्स का मतलब क्या है? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन शेयर होल्डर्स को जो है भुगतना पड़ा है। यहाँ पे इंडस्विफ्ट लैब्स की बात करें तो 50% गिरी है जुलाई 2024 से। वही ट्रू कैप फाइनेंस तो लगभग 90% साफ हो चुका है। और यहाँ पे रूमर्स भी है कि ओवरऑल इनके जो शैडो प्रमोटर आइडेंटिटीज़ है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेथ के बाद स्टॉक एक बड़ा फ्री फॉल में है। और न्यूज़ फ्लो ये भी है कि ट्रू कैप फाइनेंस की गोल्ड लोन बिजनेस जो है इनक्रेड फाइनेंस को देखने मिली है। लेकिन ट्रू कैप फाइनेंस
ईटी नाउ स्वदेश के क्वेरीज को क्या कहा है ये मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो कोई पोजीशन में नहीं है कि प्रमोटर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को वो बताएं। इसका मतलब कोई पॉजिटिव या कुछ पुख्ता रिएक्शन कंपनी से नहीं आया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो डेट लेवल्स देखिए ट्रूकैप फाइनेंस का 700 करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा आ रहा है। हालांकि डेट लेवल्स जो है दूसरे कंपनी इनस्वेफ लैब्स का कम है क्योंकि उन्होंने सेल किया था बिजनेस, उसके कारण डेट रिडक्शन भी हुआ था। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसके आंकड़े में यहाँ पे देखें तो इनस्वेफ लैब्स का मार्च 2024 में यह आंकड़ा 350 करोड़ के ऊपर था। लेकिन देखिए उसके बाद अगले 3 क्वार्टर में कुछ नहीं देखने मिला, माने पीएल पूरा साफ। वो सेम मिरर चीज़ जो है आपको देखने मिला है ट्रूकैप फाइनेंस में भी। इनस्वेफ लैब्स में मैंने आपको अभी बताया, ट्रूकैप फाइनेंस का भी नंबर्स देखिए, मार्च में 6 करोड़ का पैट था, उसके बाद अगले 3 क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है ये एक सवाल उठता है, क्रॉस होल्डिंग्स क्या हो रही है ये सवाल उठता है, क्यों रखा गया है ये तीसरा सवाल उठता है। और ऑफकोर्स ये बात हम रेगुलेटर्स को भी जो मानना चाहते हैं कि इस चीज़ को रेज करें और इसके तहकीकात की जाए कि क्यों ऐसे क्रॉस होल्डिंग्स हो रहे हैं। और यही नहीं, हमारी जो मुहिम रहती है ईटी नाउ स्वदेश में, यहाँ पे हम बड़े बड़े कंपनीज़ को लाते हैं जहाँ पे इश्यूज़ देख रहा होती है और उस समस्या को हम आपके सामने रखते हैं, रेगुलेटर्स के सामने रखते हैं, स्टेक होल्डर्स के सामने रखते हैं। हमने एजीएस ट्रांजैक्ट पे भी ये बात की, इनस्वेफ लैब्स पे भी बात हुई, ट्रूकैप फाइनेंस पे हुई और बहुत सारे और भी कंपनीज है जिस पे हमारी फोकस रहेगी। और हम अगले हफ्ते से जो है हर रोज़ एक नया एक्सरे आपके लिए लेके आते रहेंगे। है राय इस वक्त और कहाँ कंसर्न है, चिंताएं किस तरह की हैं और क्या जो जवाब आया है वो किस तरह की मुसीबतें बढ़ा रहा है। वैसे तो इनस्वेफ और ट्रूकैप पे एक नज़रिया हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आम तौर पर हम देखते हैं कि निवेशक जो होते हैं वो कई बार जो है वो कंपनियों के फंडामेंटल या किसी तरह के न्यूज़ से जो है वो बहुत दूर रह जाते हैं, वो उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं या उससे जुड़ी जो दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाते। तो वो काम अब हम रेगुलर करने वाले हैं, इस तरह की कंपनियों को फोकस में लाकर। हमें बताइए कि आम तौर पर जब आप मार्केट में किसी कंपनी का चुनाव करें, आप किसी कंपनी को अपने निवेश के नज़रिए से बेहतर बनाने के इरादे से जोड़ना चाहें तो किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के जैसे पोर्टफोलियो देखेंगे खासतौर से हर एक डिक्लाइन के बाद, तो उसमें उनको एक सेट ऑफ शेयर्स आपको नजर आएंगे जो कि आप या तो ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत लंबे अवधि से उन्होंने होल्ड कर रखा है, या फिर प्राइस अब कुछ बचा नहीं है उनमें। तो ये बेसिकली जो वीडिंग का जो प्रोसेस है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टॉक इन्वेस्ट किया है और कोई रीजन की वजह से इन्वेस्ट किया है तो उसको रीवैल्यूएट करना एक रेगुलर इंटरवल पे। जैसे अगर आपके बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तब भी मैं कहूंगा कि 6 महीना साल भर के अंदर आपको एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और खास तौर से देखिए यहाँ पे प्रशांत, जैसे कि आपने बताया कि लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो इस तरीके की कंपनी में जाना जहां पे कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और वो उतना यूजुअली ट्रैक में नहीं रहता स्टॉक, तो एक मार्केट कैप का अगर आप एक पैरामीटर ले लेते हैं कि मैं 10,000 20,000 करोड़ से कम की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप बच जाते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कि जो बहुत छोटी कंपनीज हैं जहाँ पे कि आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, और स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल्स के, और कंपनी मैनेजमेंट के बारे में भी आइडिया नहीं है, तो काफी हद तक एक आप उस चैलेंज से बच जाते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और बाजार में अगर बेसिक्स को आप थाम के रखेंगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, शुक्रिया करेंगे सचिन, और आप दोनों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास शो में मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ। नमस्कार।